वेव ऑप्टिक्स में मचाने के बाद, समझने के बाद, इट्स टाइम टू अलाउ रेज टू इंसिडेंट ऑन यू, इट्स टाइम टू स्टडी रे ऑप्टिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो यार बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और समझते हैं, जैसा कि तुम्हारा हर बार का डाउट होता है कि अपडेटेड सिलेबस है कि नहीं है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। तो भाई जैसा भी है, जो भी है, अपडेटेड के अकॉर्डिंग है, रिड्यूस के अकॉर्डिंग है, और बहुत अच्छे से रिड्यूस के अंदर भी डिटेल में है। तो इसीलिए समझना, पढ़ना, सारे वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने तुमको पहले ही शो कर दिया रिड्यूस सिलेबस, जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, और जिसमें हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट curved surfaces, thin lens, lens maker, magnification, combination of lenses, refraction through prism, और जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो है वो तो है ही फाइनली। ये हमारे पास है अपडेटेड सिलेबस। तो शुरू करते हैं अपनी गाड़ी को बहुत तेजी के साथ, शताब्दी को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं अपन लोग रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन जूनियर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। दिमाग में बैठी हुई है ये बात तो अच्छे से, और इसमें ज्यादा कुछ बाबा जी को बोलने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए हम तेजी से इसमें आगे बढ़ते हैं। बट यस, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम्हारे लिए वो आसान हो, चाहे तुम्हें लगता हो कि ये तो हो जाएगा, बट एक बार सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी बारीकियों पर अपन को काम करना है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में ही तो उनकी आदत है। समझ गए ना, मतलब हर बार की तरह। तो इसीलिए इस बार भी अपने आप को तो बचाना है अपन को, तो हर बारीकी को देखेंगे। तो चलिए, रिफ्रैक्शन, द डिविएशन ऑफ लाइट from its path when it travel from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light। तो ये मेरे पास बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बढ़ते हैं कॉज की तरफ। क्या है कॉज रिफ्रैक्शन का? तो रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज होता है वो होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कुछ और मत लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत लिख देना, काट देगा वो टीचर। मार्किंग स्कीम में स्पेसिफिकली मेंशन होता है स्पीड ऑफ लाइट changes when the light changes, light goes from one transparent medium to another. That's why this is the cause of refraction। यही हमारे पास रिफ्रैक्शन का कॉज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? सो इन रिफ्रैक्शन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस बनते हैं। वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, मगर मैं चाहूं तो मैं किसी और की तरह आवाज निकाल सकता हूं क्या? मतलब कि मैं गाऊं यहां से कुछ और, आवाज वहां से किसी और की निकले, मतलब मेरी पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी तुमने बदल दी। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सब लोग लता मंगेशकर जी की तरह गा रहे होते, सब लोग कोई किशोर कुमार बना हुआ होता, कोई आतिफ असलम बना हुआ होता, तो कोई और कुछ बना हुआ होता। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। नाउ वी आर कमिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इसमें? इसलिए मैंने तुम्हें एक डायग्राम भी बता दिया कि अपने पुराने वाले दिन याद आ जाएं अपन को, है ना। तो अगर यहां पर देखो, तो देखो इंसिडेंट लाइट, ये हमारे पास हो गई इंसिडेंट लाइट। रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास हो गई रिफ्रैक्टेड रे, एंड द थर्ड वन इज दिस नॉर्मल। नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence are always lie in the same plane। भाई सेम प्लेन में नहीं बनेगा तो 90 डिग्री बना रहेगा। रे ऐसी आ रही है, आपका नॉर्मल ये, अब आप रे को कुछ भी कर लो, रे और इसके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे। इसीलिए इसको लॉ बनाना पड़ गया कि भैया आप जैसे दिमाग वाले लोग अगर आ गए तो वो नॉर्मल ये बनाएंगे और बोलेंगे इंसिडेंट रे को घुमाते रहो इस प्लेन में, एंगल तो हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा, मतलब आई हमेशा 90 डिग्री है, आर हमेशा 90 डिग्री है। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉर्मल हमेशा उसी प्लेन में होना चाहिए जिसमें इंसिडेंट रे है, ताकि जब आप अपनी रे को इधर उधर करो तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बदले। इसीलिए हमने
ये लॉ बनाया हुआ है। रेयर टू डेंसर जा रहे हैं इसलिए नॉर्मल की तरफ आ गई है, उस पर भी बात कर लेंगे, कहा था ना बारीकी छोड़ेंगे नहीं। अब आते हैं अपने पापा ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। पापा ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि स्नेल्स लॉ। तो भैया पापा ऑफ रिफ्रैक्शन अपन से कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of medium and this is known as Snell's law. In fact, this is known as refractive index of second medium with respect to first medium. यानी कि यहां पर refractive index को हम लोग शो कर रहे हैं n से, कई जगहों पर इसको म्यू से भी शो करते हैं। तो अगर कहीं पर म्यू लिखा हुआ है तो उसकी टेंशन मत लेना कि म्यू से कुछ और होने वाला है। भैया म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, एन भी करता है। आसान है एन बनाना इसलिए एन बना दिया, अपन तो आसानी की तरफ जाते हैं। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पापा ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब भी मुसीबत में फंसते हैं किसको याद करते हो यार? पापा को याद करते हो। वैसे ही जब भी मुसीबत में फंसो, कोई भी डेरिवेशन कहीं पर अटक रहा हो, शुरुआत कहां से करनी है? स्नेल्स लॉ से। प्रिज्म का न्यूमेरिकल है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है या फिर आपके पास क्रिटिकल एंगल का है या टीआईआर से रिलेटेड है, कहां पर आओगे? किसका सहारा मिलेगा? डूबते को सहारा है ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ का, इसीलिए इसको मैंने कहा पापा ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। लॉ याद हो जाना चाहिए, काम का लॉ है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि मैं हूं किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम जो कुछ भी नहीं है, जहां पे है ही नहीं कुछ, या एयर बहुत लेस डेंस है। अब बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि अगर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं किसी से भी नहीं, एयर से, जीरो से, तो मैं कुछ तो निकलूंगा। बट अगर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन से, तो बाबा जी कुछ भी नहीं है, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, क्या पता सेंटर ऑफ अर्थ पे ही मिले जाके आपको। तो इसीलिए कंपैरिजन जब होता है रिलेटिव मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का माइका के रिस्पेक्ट में, डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट में, मगर एयर या वैक्यूम नहीं। इसके अलावा किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो वो क्या आने वाला है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर आपने कहा डेंसर मीडियम का निकाला रेयरर के, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि आप ग्लास का निकाल रहे हो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्रेटर देन 1 आएगा। मगर मैं आपसे कहूं कि आप ग्लास का निकालो डायमंड के रिस्पेक्ट में, डायमंड ज्यादा डेंसर है, तो इस टाइप में रिलेटिव जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। क्लियर है ये बात? चलो ये बात भी अब अपन को क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जैसे अगर मैं कहूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2। वाटर का क्या है? एयर के रिस्पेक्ट में 4/3। एब्सोल्यूट है, ग्रेटर देन 1 आएंगे। रिलेटिव को देखो, यहां पर आपके पास रिलेटिव ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, भैया ग्लास डेंसर है, ग्रेटर देन 1। वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू माइका, माइका डेंसर होता है ज्यादा, वाटर के रिस्पेक्ट में लेस देन 1। और सेम मीडियम का सेम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो आ जाएगा 1। तो इसीलिए ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। यहां पर 1 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आता है फैक्टर्स जिन पर म्यू डिपेंड करता है। ये बहुत काम का है, ये लेक्चर बिल्कुल फंडामेंटल्स पर है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं और आगे जाके जो चीजें मुश्किल होंगी वो इसी वीडियो से आसान होने वाली हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास वेवलेंथ और कलर। अलग अलग मत बनाना, हाँ, वेवलेंथ और कलर एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरह से डिपेंड करता है, तो टेंशन मत लो, बट एक फॉर्मूला बता रहा हूं तुमको, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ये कहलाता है कॉचीज फॉर्मूला, ठीक है। और ये बता रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा।
और इसीलिए आज के बाद याद रखना विबग्योर, अगर तुम याद करो अपने वो कलर 7 कलर्स, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसीलिए डीविएट सबसे कम होता है, इसीलिए स्कैटर सबसे कम होता है, इसीलिए हर जगह डेंजर सिग्नल में रेड, जब सनराइज होता है सनसेट हो रहा होता है तो रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा, म्यू सबसे कम, डिविएशन सबसे कम, तो हमारा हीरो कौन? हमारा हीरो है रेड। याद रखना जब भी कहीं फंसो रेड और वॉयलेट में ही अपने को डिसीजन लेना है। रेड हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस यही याद रखना है तुमको। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ दोनों भाई भाई हैं, मतलब आगे जाके मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है तो वो कलर या वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां जहां अब आज के बाद तुम लिखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, नीचे अगला पॉइंट लिख देना कलर पे डिपेंड कर रहा है। मैं फिर भी दोबारा से बताऊंगा जब मैं बता रहा हूं तुमको, जब दूसरे फैक्टर्स पे बातें करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन मटीरियल। मटीरियल मतलब क्या? तो यहां पर एक टर्म आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी नहीं होती भाई, याद रखना। केरोसिन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब कि केरोसिन की डेंसिटी कम है, वाटर की ज्यादा है, मगर केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वाटर से। तो इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है, मास अपॉन वॉल्यूम वाली मास डेंसिटी अलग होती है। और ये पॉइंट नोट कर लेना, भले ही नोट्स में यहां नहीं दिख रहा हो, कि केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है जबकि मास डेंसिटी कम होती है वाटर से, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे बताओगे? तो भैया ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2, दैट्स इट। स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के टर्म्स में बता दो ऑप्टिकल डेंसिटी को, कहानी खत्म। आगे जाके फॉर्मूला लिखूंगा, बट ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, मास डेंसिटी अलग चीज है। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, और ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगी? मटीरियल के अकॉर्डिंग बदलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑन टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो यार तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। सो टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर इनवर्सली समहाउ, मतलब लीनियरली नहीं कह सकते, पावर होगी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशन होगा, बट हां ये पक्का है टेम्परेचर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पीएचडी कंप्लीट करनी है अपन को, डॉक्टर रिफ्रैक्शन बनना ही बनना है। तो अब पढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन के बीच। अब लोग इसको लिखते हैं ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी, मैं इसको 1 म्यू 2 लिखूंगा भाई। और इसी तरह याद कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होगा? 1 and 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कि अगर यहां पर 1 है तो ऊपर 1 है, और नीचे अगर 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, मतलब बाद में सेकंड मीडियम में निकाल रहे हो तो वो नीचे आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको जरा देखो एक न्यूमेरिकल के साथ। आपसे कहा गया है कि ग्लास में स्पीड निकालो लाइट की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। एयर में अपन को पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। तो अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू, पहले कौन सा मीडियम है? एयर, तो स्पीड इन एयर अपॉन दूसरा कौन सा है? ग्लास, अपॉन स्पीड इन ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया 3/2 जो दिया हुआ था, स्पीड इन एयर रख दिया हमने, ग्लास की चाहिए थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अब रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। सो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ जब अपन देखेंगे तो भाई बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 था, वैसे ही वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 2। अगर लाइट 1 से 2 जा रही है तो 1 and 2 हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, एयर में वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर, और ग्लास में आपको वेवलेंथ निकालनी है। सो AMG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहला मीडियम एयर तो ऊपर आ जाएगा वेवलेंथ इन लाइट इन एयर, दूसरा मीडियम ग्लास वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास,
भैया 3/2 हो गया, n वेवलेंथ दी हुई थी नैनोमीटर। टेंशन मत लेना यूनिट्स का, क्योंकि रेशो ले रहे हो, जिस यूनिट में लैम्डा रखोगे दूसरा वाला यूनिट भी वही आएगा। तो अगर मैं पहले वाले में 600 नैनोमीटर है, तो मेरा ग्लास में भी जो वेवलेंथ आएगी वो नैनोमीटर में आएगी। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर। तो भाई ये मेरे पास हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिटेल में क्वेश्चंस, डिटेल में स्टडी, हर पॉइंट हमने टच किया। पापा ऑफ रिफ्रैक्शन से बात करी, हमने कहा हमारा हीरो है रेड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। अगर तुम्हें चाहते हो और चीजें डिटेल में, जो कि 12th प्रो के जो लॉन्चिंग वीडियो में मैंने तुमसे शेयर करा है, आ जाओ जल्दी से बाबा गैंग ऐप पर। केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, डाउट क्लियर करो, लाइव क्लासेस लो, वर्कशीट्स करो, प्रैक्टिस के टेस्ट दो, सैंपल पेपर दो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें तुम्हें मिल रही हैं उसमें। आ जाओ जल्दी से 12th प्रो पर। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। जय हो।